स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रेजोनेंस क्या होता है यह पढ़ेंगे। रेजोनेंस कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है और यह ऐसे कंपाउंड्स में देखने को मिलता है जिनको हम एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे किसी भी कंपाउंड जिसमें रेजोनेंस होता है, उनके जितने भी पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। चलिए देखते हैं रेजोनेंस के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए। तो सबसे पहली क्राइटेरिया होती है कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले सारे एटम्स सेम प्लेन में प्रेजेंट हों, या फिर कहें एक प्लेनर स्ट्रक्चर हो, जैसे कि बेंजीन रिंग में होता है। इस प्लेनर स्ट्रक्चर के कारण बेंजीन रिंग के कार्बन के सारे p ऑर्बिटल्स एक दूसरे से प्रॉपरली अलाइन हो जाते हैं और इनके बीच काफ़ी अच्छी ओवरलैपिंग होती है। सिंस यहाँ पर सारे p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ सेम प्लेन में होते हैं, तो इनके पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स के बीच में रोटेट करते रहते हैं, जिसके कारण हम बेंजीन का एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। रेजोनेंस के लिए सेकेंड क्राइटेरिया होती है कॉन्जुगेशन, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का अल्टरनेट अरेंजमेंट, जिससे कि ये डीलोकलाइज हो सके। इसमें पहले टाइप का कॉन्जुगेशन होता है पाई बॉन्ड्स का, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से डीलोकलाइज होकर हमें ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स देते हैं। वहीं दूसरे तरह का कॉन्जुगेशन होता है अलाइलिक कटायन, यानी कि पाई बॉन्ड के बगल वाले एटम पर पॉजिटिव चार्ज का प्रेजेंस। तो अगर ऐसा कटायन है तो यहाँ पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से डीलोकलाइज होकर हमें ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स देते हैं। वहीं तीसरी तरह का कॉन्जुगेशन होता है अलाइलिक अनायन, यानी कि डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से डीलोकलाइज होकर हमें यह रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देते हैं। वहीं चौथे तरह का कॉन्जुगेशन होता है अलाइलिक लोन पेयर, यानी कि डबली बॉन्डेड कार्बन ऐसे एटम से जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर है। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से डीलोकलाइज होकर हमें ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देते हैं। और पांचवें टाइप का कॉन्जुगेशन होता है अलाइलिक रेडिकल, यानी कि डबली बॉन्डेड कार्बन ऐसे कार्बन पर जुड़ा है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस केस में पाई इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से डीलोकलाइज होते हैं। आप इन पांचों तरह के कॉन्जुगेशन और इनमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस तरह से होता है याद रखिएगा। ये आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए अब सीखते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स किस तरह से ड्रॉ करते हैं और इसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल होता है कि हम जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं, सारे स्ट्रक्चर्स एक लुईस स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। यानी कि लुईस स्ट्रक्चर बनाने के हमने जो भी रूल्स केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ा है, वो सारे रूल्स यहाँ पर फॉलो होने चाहिए। और रेजोनेंस के दौरान इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ मूव करते हैं। जब भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो हमेशा हम याद रखें कि यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन्स को मूव किया जाता है, न कि एटम्स को। अगर हम किसी स्ट्रक्चर में एटम की पोजीशन चेंज करते हैं तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को कार्बन से मूव कराकर ऑक्सीजन एटम पर लगा दिया है, इसीलिए ये रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस के दौरान इलेक्ट्रॉन्स तीन तरीके से मूव करते हैं, जिसमें पहला तरीका होता है बॉन्ड से बॉन्ड पर मूवमेंट, जो कि कुछ इस तरह से होता है।
वहीं दूसरा तरीका होता है बॉन्ड से एटम पर मूवमेंट, जो कि कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कार्बन एटम के ऊपर आए हैं। तीसरे तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एटम से बॉन्ड पर मूवमेंट, जो कि कुछ इस तरह से होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के लोन पेयर्स मूव करके नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आ रहे हैं। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते वक्त हम हमेशा यह ध्यान रखते हैं कि सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए। अगर हम कोई ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लें जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ या घट रहे हैं, तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में नहीं रखे जाते। आई होप आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के सारे रूल्स समझ गए होंगे।